Hello friends, how are you all? Today I'm going to discuss previous questions of psychology from the shift 1 December 2021. In the previous session we have completed shift 2 psychology previous questions, and today I'm going to start from the shift 1 previous questions. So the successful intelligence involves three different factors: analytical intelligence, creative intelligence and practical intelligence, and this theory of intelligence belongs to। ये तीन तरह के इंटेलिजेंस किस थ्योरिस्ट ने दिए थे और ये कौन सी थ्योरी से बिलोंग करते हैं? तो क्वेश्चन में पूछा गया, हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। कार्ल रोजर्स की थ्योरी है, फिर आती है गोलमैन की थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देखिए, गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी, हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी, इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग की बात की थी कार्ल रॉजर्स ने। लेकिन बात आती है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की। अब रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया थी ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके अंदर इन्होंने इन तीन इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। एनालिटिकल, जिसको कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसको हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसको हम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो इसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो ट्राइकिक थ्योरी थी वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में दी थी। इन्होंने यही अपने इंटेलिजेंस पे कहा था कि एबिलिटी कि किसी भी चीज को, किसी भी गोल को अकम्प्लिश करना अपनी सोसाइटी में अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। इन्होंने तीन तरह के इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी: कंपोनेंशियल जिसको आप एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस जिसको आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं, एंड कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है और ये इनके दूसरे वर्ड्स हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, अब आता है हमारा कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली होता क्या है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस इंसान के अंदर ये वाला इंटेलिजेंस प्रेजेंट होता है, जिस इंडिविजुअल के अंदर, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है चीजों को क्रिटिकली थिंक करने की, क्रिटिकली एनालिटिकली वो सोच सकता है, उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है उनके वो सारे इस इंटेलिजेंट बिहेवियर के साथ पजेस करता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है नूर जो हाई स्कोर करता है अपने स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं? जो आपके स्कूल्स में लिए जाते हैं, जो आपका मिड टर्म टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम्स जो आपके होते हैं। It's because of her ability to evaluate and analyze materials using abstract thinking in order to achieve solutions. उस बच्चे को ये कहा गया कि वो हमेशा हाई स्कोर लेके आता है टेस्ट में। क्यों लेके आता है? क्योंकि उसके अंदर एक एबिलिटी है चीजों को इवेलुएट करने की, मटेरियल्स को एनालाइज करने की, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी है, जिसके बेसिस पे वो बहुत जल्दी सॉल्यूशन पे पहुंच जाता है। अब हमारे कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में भी तीन तरह के कंपोनेंट्स की बात की गई है। दैट मींस नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट के बच्चा नॉलेज कैसे एक्वायर करता है, इनकोड करके, कंबाइन करके, चीजों को कंपेयर करके इंफॉर्मेशन लेना। फिर आता है हमारा मेटा कंपोनेंट, कि आप चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं और कैसे अपनी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को इवेलुएट कर सकते हैं। फिर आता है इन कंपोनेंट परफॉर्मेंस, कि किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे आप चीजों को मैप बना के इन्फर कर रहे हैं, कैसे उस पर आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कैसे आप स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड योर परफॉर्मेंस कंपोनेंट। फिर आता है हमारा एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी करने की कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय साइंटिफिक जीनियस और इन्वेस्टर्स के अंदर हम कह सकते हैं। जैक इज अ पर्सन हाई इन क्रिएटिव इंटेलिजेंस। जैक एक बच्चा है जिसका अंदर एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है नॉलेज को, स्किल्स की यूज करने को, किस तरह से वो अपनी एवरीडे लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। फिर आता है आपका कॉन्टेक्सुअल, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, उसमें कैसे उस सिचुएशन को टैकल करके अच्छे से स्मार्टली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कुछ क्लास के स्टूडेंट्स को ये होमवर्क दिया कि 100 होम से आपको कलेक्शन करना है कि उनके पास कौन सा कार का मॉडल है, उस सैंपल आपको लेके आना है। तो एक राजेश एक ऐसा बच्चा था जो 100 घरों में ना जाके उसने क्या किया, उसने सबको मेल किया, मेल करके सबका नेम ऑफ कार्ड्स मालूम कर लिया और उसकी बेसिस पर उसने अपने घर बैठ के ही अपना रिजल्ट निकाल लिया। लेकिन मतलब जो और बच्चे थे वो लोग सब घरों में गए, जाके उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया। तो इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया कि जो राजेश था वो बहुत एक स्ट्रीट स्मार्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उस बच्चे के अंदर था कि उसने इस सिचुएशन में किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया। तो स्ट्रीट स्मार्ट इस तरह का इंटेलिजेंस होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इंटेलिजेंस की बात सिर्फ हमारे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने की थी अपनी ट्रैकिक थ्योरी में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ वन इज अवर आंसर। So the next question is the approach to counseling in which the therapeutic process is directed
along lines considered relevant by the counselor। यहाँ बात की जा रही है बिल्कुल डायरेक्टली, आप जब अप्रोच लेके चलते हैं अपने एज अ काउंसलर होने के नाते, जब आप कोई भी काउंसलिंग कर रहे हैं, तब आप कौन सी अप्रोच ले रहे हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग ले रहे हैं, कलेक्टिव काउंसलिंग ले रहे हैं, या फिर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। देखो वोकेशनल काउंसलिंग तब लेते हैं जब आप किसी प्रोफेशनल को, किसी करियर को लेके आपको काउंसलिंग चाहिए। अब जो आपकी डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है वो होती क्या एग्जैक्टली, एक बार आपको पता चल जाए कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, डायरेक्टली का मतलब ये है कि जहाँ पे सीधी फोकस कर रही है काउंसलिंग काउंसलर से। यहाँ पर जो काउंसलर होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि वो खुद सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। वो देखता है कि उसके क्लाइंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कैसे वो डिस्कवर करेगा, कैसे डायग्नोस करेगा, और फिर जब वो दोनों चीजें कर लेगा उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है क्लाइंट को अपने। और डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने दी है हमें, डायरेक्टिव काउंसलिंग के जो एक्सपोनेंट थे वो थे हमारे विलियमसन, और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के थे हमारे, जिसको हम क्लाइंट्स ओरिएंटेड काउंसलिंग भी कहते हैं, उसके थे हमारे कार्ल रोजर्स। ठीक है, अब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कैसी होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपका क्लाइंट होता है वो फ्री होता है अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे काउंसलर क्या करता है, काउंसलर उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, काउंसलर उसको गाइड करता है उसकी प्रॉब्लम के साथ। यहाँ पे वो डिस्कवर नहीं करता प्रॉब्लम, ना यहाँ पर डायग्नोस करता है, बट इन डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर काउंसलर क्या करता है, प्रॉब्लम को डिस्कवर भी करता है और डायग्नोस भी करता है। फिर आती है आपकी इक्लेक्टिव काउंसलिंग। अब इक्लेक्टिव काउंसलिंग क्या चीज होती है, देखिए डायरेक्टिव काउंसलिंग के आपके एक्सपेरिमेंट कौन से थे, विलियमसन, नॉन डायरेक्टिव के थे आपके कार्ल रोजर्स, एंड इक्लेक्टिव काउंसलिंग के आपके थॉर्न। अब इस तरह की काउंसलिंग में क्या होता है कि काउंसलर और आपका क्लाइंट दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। काउंसलर देखता है क्या प्रॉब्लम है, फिर काउंसलर क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम बताता है, फिर उसको प्रॉब्लम को जॉइंटली सॉल्व करते हैं। तो ये होती है आपकी इक्लेक्टिव काउंसलिंग। तो इसे हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये आपकी डायरेक्टिव एंड द नॉन डायरेक्टिव की मिक्सचर होता है। तो अब क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्टली बात की गई कि डायरेक्टली आप काम कर रहे हो, काउंसलर के बेसिस पे पूछा गया क्वेश्चन, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्टिव काउंसलिंग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको बताना इन स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सी है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। लर्निंग क्या कहते हैं, लर्निंग के बारे में तो ये बात कही जाती है कि बच्चा वार्म टू टू, मतलब बिफोर बर्थ और टिल डेथ आदमी लर्न करता है लाइफ टाइम। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ टीचर, लर्निंग किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है, बिना टीचर के आप लर्निंग नहीं कर सकते, ये गलत बात है। बच्चा कहता है ना, मदर जो होती है बच्चे की फर्स्ट टीचर होती है। दैट मीन्स कि बच्चे की जो लर्निंग स्टार्ट होती है वो जस्ट आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। पहले मदर उसको गाइड करती है, टॉयलेट ट्रेनिंग देती है, फिर उसको ये सब चीजें लर्निंग में ही तो आता है। फिर उसको बोलना सिखाती है, फिर उसको खाना सिखाती है, ये सब चीजें लर्निंग में ही तो आती है। तो जो मदर कहलाती है वो हमेशा बच्चे की फर्स्ट टीचर कहलाती है। तो जो बच्चे की लर्निंग स्टार्ट होती है वो उसकी होम से स्टार्ट हो जाती है, बाद में वो स्कूल जाता है। तो आपका सेकंड पॉइंट इस हिसाब से गलत हो जाता है। लर्निंग कैसे इनहेंस करती है, थ्रू सोशली सपोर्टेड इंटरेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चा सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे आप अपने पीयर ग्रुप बनाते हैं, उन सब चीजें भी कहीं ना कहीं इंटरेक्शन भी आपका आपकी लर्निंग को इनहेंस करता है। जब आप लोगों से मिलते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो लर्निंग आपकी इनहेंस होती है जब आप सोशली एक्टिव होते हैं। लर्निंग इज इनहेंस थ्रू द एक्सपीरियंसेस, जैसे जैसे वक्त गुजरता है जो हमारे बड़े होते हैं वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंसिव होते हैं, तो लर्निंग जो होती है और निखर जाती है जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ स्कूल, तो ये भी अपने आप में गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि बिना स्कूल के लर्निंग पॉसिबल नहीं है। बच्चा की जो लर्निंग स्टार्ट होती है वो उसके घर से स्टार्ट हो जाती है। तो जो बी एंड ई ऑप्शन है बोथ आर इनकरेक्ट, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए सी एंड डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैचलर्स का जो अडल्ट इंटेलिजेंस स्किल्स है वो किस चीज में हेल्प करता है, किस चीज को मेजर करने में हेल्प करता है। तो जो आपका बैचलर का एडल्ट इंटेलिजेंस स्किल है, हम जानते हैं जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हमें गोलमैन ने पहले हमें पीटर सैलोवन ने दिया है, फिर हमें गोलमैन ने बात की है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात किसने की है, होवर्ड गार्डनर ने। सोशल इंटेलिजेंस की बात किसने की है, आपकी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब बात आती है हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। तो जो हमारा बैचलर्स का एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, WAIS, ये हमें बैचलर्स ने दिया था, और ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को चेक करने के लिए बनाया गया था 16 to 64 ईयर्स के एडल्ट्स के लिए। तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपके बैचलर स्केल था जिसको हम पॉइंट स्केल भी कहते हैं, 1937 में बिनेट ने स्केल को स्टैंडर्डाइज नहीं किया था, क्योंकि वो सिर्फ 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए था, आईक्यू के लिए, और सिर्फ 60 ईयर्स तक की लोगों की एज को वो आईक्यू निकाल सकता था। लेकिन जो आपके बैचलर्स थे उन्होंने 1949 में पब्लिश किया स्केल, और फिर उसको रिवाइज किया 1955 में, और उसका एक नया वर्जन लेके आए, WAIS जिसे हम कह सकते हैं। 1955 में आया था ये आपका WAIS स्केल, जिसकी रेंज क्या थी, 16 to 64।
और जो हमारे वेस्लर थे उन्होंने डेवलप किया था वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, बाद में उस उन्होंने पहले उन्होंने WAIS निकाला था, उसके बाद आप उन्होंने फॉर द चिल्ड्रंस के लिए निकाला था, फिर उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट निकाला था प्री स्कूलर्स के लिए, जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट है आपका। तो वेस्लर का एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो हेल्प करता है वो किस चीज के लिए हेल्प करता है? इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को चेक करने के लिए। स्टूडेंट्स क्रिएट देयर लर्निंग based on their previous experience is the basic assumption of the, आपको बताना है कि जो learning previous experiment experience के ऊपर based होती है, students create their learning, मतलब बच्चा पुरानी पास्ट एक्सपीरियंस से पास्ट लर्निंग से लिंक करके चीजों को सीखता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? बिहेवियर लर्निंग थ्योरी है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी है, फिर ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बच्चा अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे नए अजम्पशंस लगा रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी हो जाएगी। बिहेवियर का मतलब होता है जब आप किसी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए कर रहे हैं। कॉग्निटिव जब आप मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू लर्निंग करा रहे हैं। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमें पता है कार्ल रोजर्स ने कौन सी थ्योरी हमें दी थी? क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। अब क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच कौन सी होती है आपकी? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। क्योंकि जो हमारी डायरेक्टिव काउंसलिंग थी वो हमें दी है विलियमसन ने। ठीक है। अब आती है आपकी बिहेवियरल अप्रोच ऑफ काउंसलिंग। हम जानते हैं बिहेवियरल की थ्योरी किसने दी थी? एवन पावलो ने। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी उन्होंने, यहाँ डॉग के बिहेवियर के ऊपर किया था। तो इस हिसाब से आप बहुत इजीली देख सकते हैं 1 का 4th। ठीक है। फिर आता है आपका C का 2। तो ये आपका यही ऑप्शन आपका जहां तक है हो सकता है। साइकोडायनामिक अप्रोच, साइकोडायनामिक अप्रोच हमें दी थी फ्रूड ने, दैट मींस B का 1। एंड द कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ काउंसलिंग आपको दी थी एरॉन बैक ने। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो 4th आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन। कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द मेटाकॉग्निशन। थिंकिंग, रीथिंकिंग, थिंक करना, बार बार रीथिंक करना, आपने जो काम किया है उसको रीथिंक करना कि आपने जो किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया। दिस इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन इंक्लूड्स अ क्रिटिकल अवेयरनेस, अपनी थिंकिंग के बारे में, अपनी लर्निंग के बारे में, बिल्कुल ठीक बात है। मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, बिल्कुल ठीक बात है, अपनी चीजों को थिंक करना, दोबारा रीथिंक करके देखना। Metacognition refers to the processes used to plan, monitor and assess others understanding, नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो आप करते हैं उसको आप मेटाकॉग्निशन कहते हैं। दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को, परफॉर्मेंस के बारे में थिंक करने को मेटाकॉग्निशन नहीं कहते। तो यही ऑप्शन आपका गलत है और क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा था। एक बार लास्ट ऑप्शन भी हम देख सकते हैं। मेटाकॉग्निशन किस चीज को रिक्वायर करता है? स्टूडेंट्स टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट्स। तो ये भी सही है बिल्कुल। तो दैट मीन्स आपका जो थर्ड ऑप्शन है यही आपका गलत आंसर है। द कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग इज एसेंशियली, ये बताना है आपको, ये ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, ह्यूमनिस्टिक है, फिर इंडिविजुअलिस्टिक है। देखिए इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या होता है काउंसलिंग में, ग्रुप की काउंसलिंग भी होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी होती है, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं काउंसलिंग में। ठीक है। ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकती कि आप बिल्कुल अपनी बात ऊपर रखेंगे, आपको अपने क्लाइंट के बारे में भी सोचना है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस देनी है, डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। ह्यूमनिस्टिक नहीं हो सकती, मानवतावादी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको बच्चे को उसकी हेल्प करनी है, उसको सोशली एक्टिव बनाना है। अब हम डेमोक्रेटिक इसको बोल सकते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। जो गाइडेंस काउंसलिंग होती है उसे हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स, कि वो डिस्कवर करे, डेवलप करे अपने एजुकेशन को, वोकेशन को, साइकोलॉजिकल पोटेंशियलिटीज को, ताकि वो अपने ऑप्टिमम लेवल में अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को ले सके, सोशल यूजफुलनेस के लिए उसके लिए अच्छी रहे। जो कंसेप्ट होता है काउंसलिंग का उसको हम इसेंशियली क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। In that, the assumption underlying its theory and the practice are false, that each individual has the right to shape its own destiny। मतलब अगर बच्चे को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, वो बिल्कुल काउंसलिंग की हेल्प ले सकता है, जो कि बिल्कुल आपकी डेमोक्रेटिक है। अपने मेंबर्स को, रिलेटिवली मैच्योर एंड एक्सपीरियंस मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी आर रिस्पॉन्सिबल for ensuring that the each person's choice shall serve both his own interest and those of the society। देखिए हर इंसान को हक होता है कि वो अपनी एजुकेशन से लेके भी गाइडेंस ले सकता है, वोकेशनल भी ले सकता है, जो भी उसकी अपनी कैपेबिलिटीज है, अपना पोटेंशियल है, उसके बारे में वो जान सके थ्रू काउंसलिंग। ठीक है। जिसे कहते हैं ना ऑप्टिमल लेवल ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस उसके पास का हक है उसको अचीव करने का। जो काउंसलिंग है उसका जो कंसेप्ट है वो डेमोक्रेटिक है। मतलब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको सॉर्ट आउट करने के लिए काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं, और ये कैसा है? आपका डेमोक्रेटिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेमोक्रेटिक। जो कंसेप्ट है काउंसलिंग का वो आपका डेमोक्रेटिक है।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन एंड आई विश कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो. सो इन द नेक्स्ट लेसन मैं नवंबर 2020 आपका लेके आऊंगी, क्योंकि 2021 आपका कंप्लीट हो गया है. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन. स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो.